वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर। एंड आप सभी को पता होगा हमने पेपर नंबर 3 डिस्कस किया था इकोनॉमिक्स का, उसका पार्ट 2 आपका रह गया था। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। एंड जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर जाकर पार्ट 1 को पहले देख लेना, जिसके अंदर हमने एक बुक जो रहती है वो डिस्कस कर ली थी। आइए इस पेपर की तरफ आते हैं। ये आपका पेपर नंबर 3 का पार्ट 2 होने वाला है। एंड कुछ इस तरह से पेपर जो है बोर्ड का आपका आता है। तो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, एक बार देख सकते हैं आप। सीरीज लिखी रहती है, सेट लिखा रहता है इसके अंदर। एंड नोट के अंदर जो है इंपॉर्टेंट चीज, जिसके अंदर आपके पेजों की संख्या कितनी होगी, यानी पृष्ठ पेज जो है कितने होंगे। यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं कि इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में है एंड इस पेपर के अंदर है। एंड यहाँ पे टाइम दिया रहता है। बाकी आप सभी को ये चीजें तो कंफर्म ही होगी कि पेपर जो आपका इकोनॉमिक्स का आता है वो 80 नंबर का आता है। एंड जो 3 घंटे आप सभी के पास होते हैं पेपर करने के लिए, ये सभी बच्चों को पता ही होगा। चलिए हम सामान्य निर्देश की तरफ आते हैं। एंड हम डिस्कस करते हैं कि पैटर्न आपका कैसा होगा पेपर का। एंड यहाँ पे इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आपका पेपर का पैटर्न जो है यहाँ पे बताया गया है, जिसके अंदर अगर हम देखें दो सेक्शन थे। सेक्शन ए जिसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपकी एक बुक है, उस फर्स्ट वाली एक तो ये होगी। एंड सेकंड बुक के अंदर जो है सेक्शन बी, वो भारतीय आर्थिक विकास होगा, सेकंड वाली किताब। एंड हमने पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर जो डिस्कस किया था वो हमने फर्स्ट बुक को किया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड ये पेपर का जो पैटर्न है कुछ अलग तरह सा है इस सब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो सेक्शन ए और बी है, दोनों अलग अलग किताबों से, जैसे सेक्शन ए के अंदर एक बुक पूछा गया, सेक्शन बी के अंदर दूसरी बुक पूछा गया है। यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, वो तो आप सभी ने देख लिया कि 34 क्वेश्चंस होंगे। ये 34 क्वेश्चन कैसे कैसे बटे होंगे, तो इसके अंदर 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे, जो कि एक एक नंबर का होगा। एंड ये चीज समझना है आपको कि 20 जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस है, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है ना, वो आपका 10 तो सेक्शन ए में होगा और 10 क्वेश्चन जो है सेक्शन बी में होगा। ये आप सभी को समझना होगा। एंड आप सभी को मैंने वैसे पहले भी बताया हुआ है, बाकी जो बच्चे नए हैं, जैसे 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो 10 इसमें होंगे सेक्शन ए में एंड 10 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। फिर 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी छोटे-छोटे 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो अगर हम 4 देखें, 4 दे रखा है तो 2 तो इसमें हो जाएंगे एंड 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में हो जाएंगे। 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो 2 आपके जो है 6 है तो 3 इसमें आ गया और 3 इसमें आ गया। एंड लास्ट के अंदर जो देखें हम, तो ये आपका 6-6 नंबर के 4 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें, 2 क्वेश्चन। टोटल जो है एक सेक्शन के अंदर 17 क्वेश्चंस होंगे एंड दूसरे सेक्शन के अंदर 17 क्वेश्चन होंगे। ऐसे आपके टोटल 34 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। एंड ये मैं डिटेल वाइज इसलिए बताता हूँ, पैटर्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप पैटर्न समझ जाएंगे तो पेपर को फेस करना आपके लिए ईजी होगा। एंड ये बार बार इसलिए बताया जाता है क्योंकि नए बच्चे भी आकर हमारी वीडियो को देखते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, सेम जैसा मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन बी इंडियन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस बुक का नाम है। तो दो आपके जो है बुक है एंड दोनों जो है सेक्शन ए और बी के अंदर डिवाइड है। 20 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश मीडियम में भी वैसा ही, जिस मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया, सेम वैसा ही इंग्लिश मीडियम में भी है। शॉर्ट आंसर जो है 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के रहेंगे। ये वाला 3 का रहेगा। एंड 4 लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 6 मार्क्स ईच रहेंगे क्वेश्चन। एंड ये आप देख सकते हैं। चलिए हम पेपर की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, वो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का हमारे द्वारा बनाया गया 2020 सैंपल पेपर, जो कि 2020 है सैंपल पेपर पॉलिटी का एंड हिस्ट्री का। जिन बच्चों को भी परचेज करना है वो कर सकता है। जस्ट 99 में आपको एक सब्जेक्ट का जो है सैंपल पेपर मिल जाएगा, यानी एक सब्जेक्ट का आपके 20 सैंपल पेपर हमने बनाए हुए। एंड ऐसे ही हमने हिंदी का भी आपको प्रोवाइड करवाया था। ठीक है। और भी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाए थे एंड उन सभी के एग्जाम आपके हो गए। बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एंड अगर आपके जो 2 एग्जाम बचे हुए मेनली अगर हम देखें पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो ये आपके एग्जाम्स जो बचे हुए इसके भी आप परचेज कर सकते हैं। जस्ट 99 में एक सब्जेक्ट का आपको पड़ेगा, बाकी दोनों का एक साथ लेंगे आप तो इसमें आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इसमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, क्योंकि ये 199 का है जो कि हम 99 में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एंड अगर आप 2 सब्जेक्ट का एक साथ लेंगे तो ये आपको जो है जस्ट 190 में मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को भी खरीदना है, परचेज करना है,
दिया हुआ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। चलिए बाकी हमारा मेल आईडी भी दिया हुआ है, आपको कोई भी रहता है क्वेश्चंस, ठीक है, इस सैंपल पेपर से रिगार्डिंग, तो आप व्हाट्सएप नंबर, हमारा मेल आईडी एंड टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम पेपर की तरफ। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है एंड सेक्शन बी के अंदर जैसे कि बताया आपको कि सेकंड जो बुक है भारतीय आर्थिक विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वाली जो किताब रहेगी आपकी सेक्शन बी के अंदर रहेगा। एंड इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था सेक्शन ए, उसको हमने पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको जरूर देख लेना। चलिए आते हैं हम जो आपका सेक्शन बी है वहां की तरफ एंड इस वाली किताब की तरफ। इसके अंदर टोटल पहले 10 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो 18वां क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत पूछा गया है कब से हुई है। अगर हम देखें ये आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे कि 1853, 1850 में, 1851 में, 1854 में। भारत में आप जो रेल देखते हैं, रेल परिवहन हमारे यहाँ चलता है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1853 से हो गई थी। तो ऑप्शन जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। 1853 में जो हमारा रेलवे, उसकी शुरुआत हो गई थी। चलिए ये क्वेश्चन इजी था, आप सभी बच्चों को आता ही होगा। इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, रेलवेज इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें 1853, ऑप्शन जो ए होगा वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है एक अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का इस तरह से उपयोग किया जाता है कि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। कौन सी अर्थव्यवस्था है? देखिए कई तरह की दुनिया के अंदर कई तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था। अगर हम देखें भारत ने जो अपना रखी है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों ही शामिल है। लेकिन एक अर्थव्यवस्था इसमें कहा गया है जो सामाजिक कल्याण अधिकतम हो, जिसके अंदर सामाजिक कल्याण की बात की गई है, अधिकतम हो। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या मुक्त। अगर हम देखिए इसका राइट आंसर तो निकल कर आ जाएगा, जहां पे सामाजिक कल्याण जो है ज्यादा होता है वो अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड अगले पे जाने से पहले इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में देखें। तो ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा गया है, इज एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन सच अ वे दैट सोशल वेलफेयर इज जो है मैक्सिमाइज्ड, चूज द राइट ऑप्शन। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड राइट आंसर अगर हम देखें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर आएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां एंड इसके अंदर जो है आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधारों का परिणाम नहीं है। आर्थिक सुधार जो है आप भारत के अंदर भी देखते हैं, आर्थिक शुरुआत जो आर्थिक सुधार था उसकी शुरुआत हो गई थी करीब 1991 के अंदर एंड इसके अंदर बोला गया कौन सा सुधारों का परिणाम नहीं था। तो परिणाम आपसे पूछे गए कौन सा नहीं था। ऑप्शन दे रखे, प्रत्यक्ष विदेशी तथा विदेशी जो मुद्रा कोष है उसमें तेज वृद्धि हुई, ये सही हो जाएगा। उर्वरकों और आर्थिक सहायता हटाने से उत्पादन लागत में जो है वृद्धि हो गई, ये भी सही हो जाएगा। भारत में लगातार 2 दशकों तक जीडीपी वृद्धि दर में जो है तेजी देखी गई, तो ये भी सही हो जाएगा। सुधार काल के दौरान करों में कमी से सरकार के जो कर थे, यहाँ पे कर आएगा, कर राजस्व में जो है वृद्धि हुई। तो अगर हम देखेंगे परिणाम कौन सा नहीं था, तो यहाँ पे बोला गया है फोर्थ वाले में, सुधार काल के दौरान जो है यानी आर्थिक सुधार जब हो रहा था उस दौरान करों की कमी से जो है, करों की कमी से यहाँ पे बोला गया है सरकार के राजस्व में जो है राजस्व, कर राजस्व में वृद्धि हुई। तो जब करों में कमी होगी तो राजस्व में वृद्धि कैसे हो सकती है सरकार के, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये परिणाम नहीं था। अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुधार काल के दौरान करों में कमी से सरकार के कर राजस्व में वृद्धि हुई। तो ये आपका कथन जो है ये गलती है, ये तो पॉइंट एंड यहाँ पे परिणाम ये वाला ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि ये परिणाम नहीं हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं एंड इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इंक्रीज ड्यू टू रिडक्शन इन टैक्सेस ड्यूरिंग द रिफॉर्म
पीरियड। तो ये ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ये जो है कोई रिजल्ट नहीं था, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ आते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है ये। इसके अंदर बोला गया है आपको सही और गलत बताना है इसमें। तो जीबीडी का मतलब जर्नल बर्डन ऑफ जो है डिजीज है, सही या गलत? तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इस गलत पे टिक होगा, क्योंकि जीबीडी जो है इसकी फुल फॉर्म देखिए तो जर्नल की जगह है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है। तो इसका जो जर्नल लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में भी देखेंगे, जीबीडी स्टैंड फॉर जर्नल बर्डन ऑफ डिजीजेस। तो ये फॉल्स में आ जाएगा, क्योंकि गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल आएगा, ठीक है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज है, जर्नल नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका 21वें का राइट आंसर जो है गलत आ जाएगा, गलत पे आपको टिक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22वां है वो मिलान से रिलेटेड पूछा गया है। एंड इसके अंदर जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है उसमें कौन सी जो कॉलम है जिसके अंदर आपके दिए हुए जैसे ए बी सी डी करके, एंड इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको बताना है इनमें से कौन सा मैच जो हो रखा है वो सही हो रखा है। तो ये आपके मैच किए गए, जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी, तो ये वन चाइल्ड पॉलिसी भारत के अंदर नहीं है बल्कि चीन के अंदर था। बेरोजगार विकास, ये आपको बताना है, ये दिया हुआ आपका जिसके अंदर चीन का मैच किया गया है। पर्यावरण क्षरण की समस्या पाकिस्तान दिया हुआ है। या कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, जो मैच किया गया है सही से, वो ऑप्शन ये डी वाला मैच सही से किया गया है। कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो डी है वो इसका चीन से जो है मैच किया गया है। एंड इसका राइट आंसर देखिए तो डी का आपका जो है चौथा वाला ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको ढूंढना है ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि नीचे आपके विकल्प दिए हुए। चलिए विकल्प को देख लेते हैं, ये आपका दिया हुआ विकल्प, एंड इसमें आपको बताना था कौन सा सही मैच है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। डी का जो चौथा दिया हुआ है ये वाला सही मैच है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड अगले से जाने से पहले हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें। तो ये आपका दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 जिसके अंदर मैच जो किया गया सही वो है डी। डी का चौथा जो है कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ये आपका चाइना से मैच किया गया, ये सही हो जाएगा। एंड नीचे आपके ऑप्शन दे रखे, तो वही ऑप्शन है सेम जैसा इंग्लिश मीडियम में मैंने हिंदी मीडियम में आपको बताया, ठीक है। डी का जो है चौथा ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां, एंड इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, इस क्वेश्चन में जो बोला गया है चीन ने भारत और पाकिस्तान को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया। आपको सही विकल्प चुनना है। तो चीन जो है आज के समय में बहुत डेवलप होता जा रहा है, एंड उसने भारत और पाकिस्तान को किस चीज कौन सी अर्थव्यवस्था में पीछे की ओर छोड़ दिया है, जैसे कि प्राथमिक विनिर्माण में, त्रेतक में, या इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें मैन्युफैक्चर में जो है चीन जो है बहुत आगे निकल गया है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनती है ना, पूरे वर्ल्ड की बात करें, जितनी भी चीजें बन रही है अकेला 30% जो है वो चाइना बना रहा है। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें ऑप्शन बी विनिर्माण इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चीन ने जो है भारत और पाकिस्तान को विनिर्माण में जो है पीछे छोड़ दिया है। इसका राइट आंसर विनिर्माण निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एंड अगला क्वेश्चन करने से पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देखें इसी क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, चाइना लेफ्ट इंडिया एंड पाकिस्तान बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, चूज द राइट ऑप्शन। तो प्राइमरी में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये ऑप्शन बी ही राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। भारत भी धीरे धीरे जो है कोशिश कर रहा है, एंड हम भी कर रहे हैं अपना जो है सामान प्रोड्यूस करने का, अपना खुद से जो है सामान, यानी आत्मनिर्भर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी जो है हो रही है। एंड धीरे धीरे देखते हैं, भारत भी जो है जल्दी ही जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, जहाँ पे दुनिया की बहुत सारी चीजें भारत के अंदर बना करेगी। बाकी चाइना ने लेफ्ट कर दिया है इंडिया एंड पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग में। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो 24 से लेकर जो 27 तक क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपका एक गद्यांश दिया होगा कुछ इस तरह से, एंड इसी के आधार पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए तो इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं हम, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्योंकि इसे पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको इसे जब पढ़ना है जब आप क्वेश्चंस को पढ़ ले, ठीक है, फिर आपको आंसर ढूंढना हो तो इसके अंदर आपको ढूंढना होगा। बाकी इंग्लिश मीडियम में भी गद्यांश पहले ही हमने दे दिया है। रीड द फॉलोइंग hypothetical case study careful and answer the questions number 24 to 27 based on it। तो ये आपका दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 आपका स्टार्ट हो जाता है।
एंड इसके अंदर बोला गया है 24 में रिक्त स्थान करके, कृषि से अन्य संबंध गतिविधियों के लिए कर्मचारियों की एक पारी से संबंधित है। तो आपको बताना है मोनोक्रॉपिंग है या विधिकरण है। ठीक है, विविधीकरण है ये आपके दिए हुए, एंड इन दोनों में से आपको एक बताना है। तो अगर हम इसके आंसर्स को देखें, तो आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आपको इसके अंदर जाना है, इस वाले जो पैराग्राफ है, जो पैसेज दिया हुआ है आपका विविधीकरण, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर तो वैसे बता दूंगा, आपको इसमें से जाके आंसर खोजने होंगे जो पेपर में आएगा। इसके अंदर ही आपको हिंट मिल जाएगा या आंसर्स भी मिल जाएंगे। बाकी अगर हम देखें, विविधीकरण कृषि से अन्य संबंध जो है गतिविधियों के लिए कर्मचारियों की एक पारी से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं जो है डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड टू अ शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर रिलेटेड एक्टिविटीज। इसका राइट आंसर आपका ये वाला आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एंड इसके अंदर दिया हुआ है पशुधन, इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पशुधन गतिविधियों की श्रेणी में आता है, गैर कृषि क्षेत्र या विविधीकरण। अगर हम देखें इसका राइट आंसर, तो आपका गैर कृषि क्षेत्र जो है उसके अंदर आता है। ठीक है, एंड इसका राइट आंसर आपका ये वाला टिक हो जाएगा। अगर इंग्लिश मीडियम में देखें, लाइव स्टॉक द एक्टिविटीज फॉल अंडर द कैटेगरी, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया 26वां, एंड इसमें बोला गया है विविधीकरण ग्रामीण लोगों को विकल्प प्रदान करता है, आजीविका या सिंचाई। तो आजीविका इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आपको आजीविका यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स ऑप्शन टू रूरल पीपल, तो यहाँ पे लाइवहुड। ठीक है, लाइवलीहुड इसका राइट आंसर जो है ये निकल कर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। 27वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे, एंड 27वें क्वेश्चन के अंदर जो है पूछा गया क्वेश्चन वो है, मौसम में जिन क्षेत्रों में अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा है वहां रोजगार मिलना मुश्किल है, खरीफ या रबी। तो यहाँ पे आपको बताना है मौसम में जिन क्षेत्रों में अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा है वहां पे कौन सी फसलें की जाती है, एक तरह से आपको यही बताना है। 27 है, इट इज डिफिकल्ट टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन एरियाज वेयर इज जो है इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी। यहाँ पे बोला गया खरीफ या रबी फसल। तो आपको इसके आंसर ढूंढने के लिए जैसे हम एक बार पैराग्राफ में जाए, एंड इसका आंसर आप देखेंगे तो इसके अंदर बताया होगा खरीफ फसल में यहाँ पे बताया हुआ है खरीफ के मौसम में अधिकांश कृषि रोजगार गतिविधियां केंद्रित है, लेकिन रबी के मौसम के दौरान जिन क्षेत्रों में अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा है वहां लाभकारी रोजगार पाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे रबी की फसल के बारे में बात हुई है जहाँ पे अपर्याप्त जो है सिंचाई की सुविधा होती है। तो अगर हम देखें रबी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, एंड आपको राइट आंसर जो टिक करना है वो रबी पे करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके अंदर अभी तक जो आपने क्वेश्चंस देखे ये सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस थे। एंड हाँ एक चीज और, मैंने जो ये लास्ट में आपके 24 से लेकर 27 तक क्वेश्चन डिस्कस किया है, ये पेपर में आपका एमसीक्यू टाइप भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। देखिए पेपर में जाके जो है कुछ चीजें सीबीएसई खुद देता है और खुद भी बदल देता है। ठीक है, पैटर्न तो इसके अंदर भी बदल सकता है। मैंने आपको थोड़ा अलग टाइप का इसके अंदर ले रखा है, जैसे ऑप्शन तो दिए बट दो दो ही है, तो ये आपका बदल भी सकता है, एमसीक्यू टाइप भी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 28, एंड इस क्वेश्चन में पूछा गया है जीडीपी बढ़ने पर आर्थिक विकास होता है, मान्य कारणों के साथ जो है बयान बचाव करें। तो आर्थिक विकास तब होता है जब सकल घरेलू उत्पाद जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे आप सभी को पता होगा, हमें पता चलता है कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है तो जब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ जाता है तो हमें पता चल जाता है। सकल घरेलू उत्पाद एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है, यानी हमें संकेत देती है अगर हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ रही है तो वो एक हमें संकेत करे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका उसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। चलिए आगे जो और पॉइंट्स है जैसे कि इसके अंदर बताया हुआ है आर्थिक विकास का तात्पर्य सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि या उत्पादन के स्तर में लगातार वृद्धि का अर्थ है अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। यदि किसी देश की जनसंख्या उत्पादन की वृद्धि दर की गति से बढ़ती है तो उत्पादन के स्तर में वृद्धि के संदर्भ में आर्थिक विकास निरर्थक हो सकता है। यानी यहाँ पे बोला गया है किसी की जो जनसंख्या वो ज्यादा बढ़ रही है तब तो ये जो है निरर्थक हो जाता है, यानी कोई इसका अर्थ नहीं रह जाता। जब जनसंख्या एक कम हो या आप कह सकते हो कि जनसंख्या स्टेबल हो, ठीक है, तो इसको आप बता सकते हैं कि हाँ आपको आपका जो है आर्थिक विकास हो रहा है। बट जब आर्थिक विकास आप
ऐसे नापेंगे कि जनसंख्या उत्पादन जो है वो, यानी जनसंख्या उत्पादन की वृद्धि दर जो है गति से हो रही है, यानी बढ़ती गति से हो रही है, यहाँ पे बढ़ती गति आएगा, तो उत्पादन के स्तर में वृद्धि के संदर्भ में आर्थिक विकास जो है वो निरर्थक हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को जो हमने किया, इसको अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ये आपका क्वेश्चन है 28वां, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑकर्स व्हेन जीडीपी इंक्रीजेस, डिफेंड द स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। तो ये आपका दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में मैं आपको पॉइंट दिखा दूंगा, जैसे कि ये आपका दिया हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा एंड तीसरा, इसे आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार सही से दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा आंसर है, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा। चलिए इसी के अंदर 8वें के अंदर पूछा गया क्वेश्चन कि औपचारिक श्रमिकों और अनौपचारिक श्रमिकों जो होते हैं, यानी कामगार कह ले आप इसे, ठीक है, तो उसके बीच आपको अंतर यहाँ पे बताना है, या कार्यकर्ता भी आप कह सकते हैं। औपचारिक श्रमिक देखें हम तो अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार, भविष्य निधि, जो है ग्रेच्युटी, पेंशन आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार रहते हैं। ये बाजार की अनिश्चितताओं के खिलाफ विभिन्न श्रम कानूनों द्वारा जो है संरक्षित होते हैं। तो औपचारिक देखिए, औपचारिक श्रमिक वे श्रमिक होते हैं, एक तरह से सरकार जो है, सरकार का लाभ जो है, जो भी स्कीमें रहती है उसका वो लाभ उठा पाते हैं। अनौपचारिक श्रमिक वो होते हैं, एक तरह से ये समझ ले कि इनके, सरकार के पास इनका डेटा है, ठीक है, लेकिन अनौपचारिक श्रमिक वो होते हैं जो जिनका डेटा ही नहीं, एक तरह से सरकार के जो भी लाभ होते, जो भी स्कीमें आती है वो उनका जो है फायदा उठा ही नहीं सकते। यहाँ पे देखिए, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में अनियमित वेतन मजदूरी पर काम करने वाले व सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार नहीं होते, या ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। एक यूनियन जैसा आपने सुना होगा कि वर्कर का जो होता है एक यूनियन होता है, तो ये वो यूनियन भी नहीं बना सकते। श्रम कानूनों द्वारा संरक्षित नहीं है, इसलिए बाजार की अनिश्चितताओं के कारण अत्यधिक असुरक्षित होते हैं। तो ये अनौपचारिक जो है कार्यकर्ता या श्रमिक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एंड हाँ, इसको हम इंग्लिश मीडियम में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो यहाँ पे फॉर्मल वर्कर्स के बारे में बताया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड नीचे जो है इनफॉर्मल वर्कर्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। इनफॉर्मल अगर हम पूरा देखें, कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा इनफॉर्मल के बारे में। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 29 इसके अंदर। एंड 29 के अंदर पूछा गया है, भारत में कृषि ऋण में चुनौतियों के बारे में संक्षेप से आपको चर्चा करनी है। कृषि ऋण में जो है चुनौतियां क्या क्या होती है, अगर हम देखें, यहाँ पे बताया हुआ है, ऋण उपलब्धता की अपर्याप्तता, गरीब किसानों पर कम ध्यान, अपर्याप्त संस्थागत कवरेज। अगर हम देखें, ऋण उपलब्धता की अपर्याप्तता रहती है इनके पास, यानी जो है संस्थागत वित्त पोषण या ग्रामीण ऋण की जो है मात्रा के स्रोत कृषि ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। यानी ऋण लेते हैं ना आप, तो कोई आपको देना ही पड़ता है, मतलब एक रहता है कि भाई की लोन आप ले रहे हैं तो वापस दे देंगे। लेकिन अगर कृषि ऋण देखें तो वो क्या है, वो जल्दी मिलता नहीं है, इनको दिक्कत होती है, क्योंकि कृषि एक ऐसा जो है आप कार्य बोल सकते हैं जिसके अंदर कोई निश्चित नहीं रहता कि आपको फायदा होगा, ठीक है। ताकि किसान अभी भी अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर, इसीलिए अगर आप देखेंगे ऋण इनको मिल नहीं पाता ना, कृषि ऋण जैसे होम लोन आपने सुना होगा, ऐसी आप कार लोन, बिजनेस लोन, लेकिन कृषि ऋण जो है वो सारी आवश्यकताएं जो रहती है, डिमांड रहती है, वो पूरी नहीं कर पाता। इसी वजह से जो वहाँ किसान जो रहते हैं वो ज्यादातर जो लोन लेते हैं वो साहूकारों से लेते हैं। संस्थागत ऋण स्रोत बड़े अतिदेव की समस्या से पीड़ित है, क्योंकि ऋण डिफॉल्ट दर जो है लंबे समय से अधिक है, तो ये आप बोल सकते हैं। एंड कृषि ऋणों की वसूली जो है ग्रामीण बैंकिंग संस्थानों के कामकाज में एक गंभीर जो है समस्या बन गई है। जो एक छोटे-छोटे बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक, उसके अंदर कृषि संबंधित लोन जो लेते हैं, वो भी एक बड़ी समस्या बन के निकल कर आ गई है इन ग्रामीण बैंकों के लिए। तो ये आप पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। तो कृषि ऋण की समस्या ये थी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में देखें हम इस क्वेश्चन को, तो बोला गया है, ब्रीफली डिस्कस द चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो ये आपके पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे कुछ इस तरह से, ये आपका आंसर होगा इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां, इसके अंदर बोला गया है 30वें क्वेश्चन में, अंग्रेजों ने बुनियादी ढांचे की पनी नीतियों के माध्यम से कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने का इरादा किया, दिए गए कथन की व्याख्या करें। यहाँ पे जो कथन दिया है स्टेटमेंट, यानी अंग्रेजों ने बुनियादी ढांचे की जो है
नीतियों के माध्यम से, यहाँ पे आप इसे काट दें, नीतियों के माध्यम से कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने का इरादा किया। दिए गए कथन की व्याख्या करें तो यहाँ पे अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो ये बताया गया है ब्रिटिश काल के दौरान, जो अगर हम देखें इसके अंदर बताया गया है ब्रिटिश काल में अंग्रेजों द्वारा कुछ स्वनिहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, जल परिवहन, पोस्ट और टेलीग्राफ जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के प्रयास किए गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, हम पे जो जिसके हम गुलाम थे ब्रिटिश के, उन्होंने कुछ चीजें बनाई भी थी लेकिन वो अपने लिए बनाई थी। एंड जैसे सड़कें हो गया, रेलवे हो गया, बंदरगाह, जल परिवहन, पोस्ट और टेलीग्राफ जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के इन्होंने प्रयास किए थे। इन बुनियादी ढांचों के विकास के पीछे मुख्य उद्देश्य अगर देखें हम, तो जो उनकी सुविधा थी, अपनी सुविधा के लिए बुनियादी सुविधाएं बेहतर, प्रशासनिक नियंत्रण हो सके, विद्रोह की स्थिति पर काबू पा सके, ठीक है, और सेना का शीघ्र जो है आवागमन हो सके, विदेशी व्यापार से और अधिक लाभ कमाने के लिए इन्होंने ये चीजें करी थी। जैसे रेलवे का जो है बनाया जाना, बंदरगाह है यानी पोर्ट का बनाया जाना, जल परिवहन, सड़कें, ये सारी चीजें इन्होंने, इनके पीछे इनका कुछ जो है उद्देश्य था और वो अपनी सुविधा को और अच्छा बनाने के लिए, जो प्रशासनिक नियंत्रण होता है उसको बेहतर करने के लिए, विद्रोह की स्थिति हो तो उसको काबू कर सके, ये चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में देखें। ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। द ब्रिटिश इंटेंड टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज, एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट। तो ये आपका एक्सप्लेन किया गया, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपका दिया हुआ आंसर है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31 एंड इसके अंदर जो बोला गया है, 1991 से पहले लघु उद्योग की सुरक्षा और बड़े पैमाने के उद्योग का विनियमन जो है प्रचलित था। दिए गए कथन का औचित्य सिद्ध करना है। तो लघु उद्योग देखिए, छोटे छोटे उद्योग जो है, आप कह सकते हैं लघु उद्योगों को, लघु उद्योगों की सुरक्षा और बड़े पैमाने के उद्योगों का नियमन जो है 1991 से पहले प्रचलित था, क्योंकि भारत ने लघु उद्योगों को बड़े पैमाने के उद्योगों से मिलने वाली उच्च प्रतिस्पर्धा से बचाने की नीति अपनाई थी। एक कारण ये हो गया। भारत चाहता था कि देश में जो है लघु उद्योग पनपे, इसलिए उसने लाइसेंसिंग नीति के माध्यम से बड़े पैमाने पर उद्योगों जो है विनियमित किया। लघु उद्योगों का विकास सामाजिक न्याय के अलावा रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया था। संतुलित जो है क्षेत्रीय विकास भी इसका उद्देश्य था। तो ये आप लघु उद्योगों के बारे में लिख सकते हैं कि एक तरह से लघु उद्योगों का जो है ज्यादा प्रचलित था, ठीक है, यानी सुरक्षा आप कह सकते हैं 1991 से पहले लघु उद्योगों की सुरक्षा और बड़े पैमाने उद्योगों का जो है विनियमन जो है प्रचलित था। ये कुछ इस पॉइंटों की मदद से आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड हाँ, उससे पहले हम इसे इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। बिफोर 1991, यहाँ पे बोला गया है बिफोर 1991 प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल जो है इंडस्ट्री वाज जो है प्रीवेलेंट, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। तो ये आपका एक्सप्लेन किया गया नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। इसके मैं पूरे आंसर को आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से इसका आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन किया गया जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको इंग्लिश मीडियम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड इसी क्वेश्चंस के अंदर आपको और देखने को मिलेगा। एंड और के अंदर कहा गया इसके अंदर कि वैश्वीकरण होता क्या है, यानी वैश्वीकरण जो शब्द है उसकी व्याख्या करनी है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाह्य प्रापण की व्याख्या करनी है। तो वैश्वीकरण होता क्या है? किसी भी पूंजी हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया और ज्ञान के मुक्त प्रवाह के माध्यम से हम दुनिया में जो भी सूचनाएं ले जाती है, चाहे वो सूचना हो जाए, चाहे वो पैसा हो जाए, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो जाए, ठीक है, इनको जब हम फैलाते हैं वर्ल्ड के अंदर तो यही क्या था, यही होता है आपका वैश्वीकरण, ठीक है। यहाँ पे वैश्वीकरण आएगा। एंड यहाँ पे बताया हुआ है घरेलू अर्थव्यवस्था के एकीकरण को संदर्भित करता है। आउटसोर्सिंग बाहरी दुनिया से व्यावसायिक सेवाओं को किराए पर लेने की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो अपने देश में भी उपलब्ध हो। इन सेवाओं में कॉल सेंटर, क्लिनिकल एडवाइस, रिकॉर्ड जो है कीपिंग आदि शामिल है। अगर हम आगे देखें, यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप बाह्य प्रापण की व्याख्या करें। तो अगर हम देखें, आउटसोर्सिंग वही होता है आपका बाह्य प्रापण, ठीक है। एंड आउटसोर्सिंग देखिए अगर हम, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जो है परिणाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट है। आउटसोर्सिंग भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। भारत में सस्ते और कुशल श्रमिक की उपलब्धता या कुशल श्रमिकों के लिए सापेक्ष कम मजदूरी दर भारत को दुनिया में आउटसोर्सिंग
का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए नेतृत्व करती है। एंड भारत में आईटी उद्योग का क्रांतिकारी विकास हो। आप इसके एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर निकलकर इस तरह से आ जाएगा। चलिए, इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। एंड इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, एक्सप्लेन द टर्म कॉस्मिक जो है रेडिएशन एक्सप्लेन एक्सटर्नल प्रोसमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन आपको एक्सप्लेन करना था एक तरह से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आप मान के चले, ये लिखा हुआ है। एंड इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आप इसे इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर्स को कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। एंड आउटसोर्सिंग के बारे में बताया हुआ है, तो आप इसके 3 पॉइंट है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ आते हैं। 32वां क्वेश्चन है, मान्य तर्कों के साथ भारत, पाकिस्तान और चीन के दिए गए आंकड़ों की तुलना और विश्लेषण आपको करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, चीन हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, कुछ डेटा दिए हुए, जैसे जीडीपी में भाग देखे हम। एंड यहाँ पे क्षेत्रक लिखे हुए, यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक में ज्यादातर जो है कृषि आ जाता है, आपका पशुपालन आ जाता है। द्वितीय क्षेत्रक के अंदर आप फैक्ट्रिया सब ला सकते हैं, ठीक है। एंड तृतीयक में जो है, ये तृतीयक आपके जैसे वकील हो गए, टीचर हो गए, ये सब आते हैं, ठीक है। ऐसे कार्य को 3 आप देखेंगे तो 4 भागों में वैसे बांटा जाता है, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये आपके 3 भागों में यहाँ पे बटे हुए। और यहाँ पे बताया गया, जैसे भारत के अंदर देखिए तो 15.4% जो है प्राथमिक कार्यों में जो है लोग शामिल हैं। पाकिस्तान में देखें वही, तो ये डेटा दे रखा है 24.4 का। एंड चीन के अंदर 7.9 का दे रखा है। द्वितीयक देखें तो भारत के अंदर आप देखते हैं 23.1 है, पाकिस्तान के अंदर ये 19.1 है, एंड चीन के अंदर ये 40.5 है। तृतीयक क्षेत्र में देखें तो भारत में जो है सबसे ज्यादा जो है वो तृतीयक क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का भी डेटा देखिए, इसमें भी तृतीयक क्षेत्र में जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा है। एंड चीन के अंदर भी ये सबसे ज्यादा है। तो अगर हम इस डेटा को देखें तो तृतीयक क्षेत्रक में अगर हम देखें तो इसमें भारत हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, चीन हो जाए, इनका जो डेटा दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें हम तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है जीडीपी में, मतलब जीडीपी में जो भाग है वो तृतीयक क्षेत्रों का है। एंड यहाँ पे रोजगार आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ तक आपका क्वेश्चन दिया जाएगा पेपर के अंदर, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन होगा, नीचे आपका आंसर लिखा हुआ है। ये आपका जैसे अभी रोजगार में दिखाया हुआ ये भाग, और हमने जीडीपी में देखा। तो रोजगार में देखिए प्राथमिक क्षेत्रक में, तो रोजगार में हम देखें प्राथमिक क्षेत्रक में जो है 47 जो है परसेंट लोग इसके अंदर शामिल है। द्वितीय के अंदर देखें हम, तो यहाँ पे दे रखा है 22, और तृतीय के अंदर जो है वो 31%। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि रोजगार में भाग कितने परसेंट है। तो 47% जो लोग हैं वो काम करते हैं भारत के प्राथमिक क्षेत्र में। सबसे पहले भारत का डेटा है, फिर पाकिस्तान का, फिर चाइना का है, ठीक है। जैसे ऊपर की तरफ आपने देखा था, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये होगा, ठीक है। डेटा जैसे भारत का दिया हुआ है, तो भारत का आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ है, पाकिस्तान का है एंड चीन का है। एंड ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आंसर्स को देखें तो कुछ इस तरह से, इसी डेटा को आपको पढ़ के ही आपको बताना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले में तृतीय क्षेत्रक में जो है सबसे ज्यादा शामिल है, जो जीडीपी में हिस्सा है। बाकी आपका यहाँ पे डेटा को पढ़ के बताया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है। जैसे भारत, पाकिस्तान और चीन सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान जो है 15.4, 24.4 और 7.9% था, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले कार्यबल का जो अनुपात है, ये भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों का यहाँ पे डेटा दे रखा है कृषि क्षेत्र में। लेकिन इस क्षेत्र में काम करने वाले जो कार्यबल है, यहाँ पे श्रमिक जो काम कर रहे हैं, उसमें उनकी जो हिस्सेदारी है, जैसे पाकिस्तान में लगभग जो है 42.3% जो लोग हैं कृषि कार्य करते हैं, जबकि भारत में 47% है। उत्पादकता भारत में सबसे कम है, पाकिस्तान में 22 जो है 6% देखें तो कार्यबल उद्योग में लगा हुआ है, लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद का जो है 19.1% उत्पादन करता है। यानी यहाँ पे देखेंगे 22.6% जो लोग लगे हुए हैं, लेकिन 19.1 ही परसेंट जो है ये जीडीपी में हिस्सेदारी रखता है। भारत में उद्योग कार्यबल जो है 22% है, लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद का जो है 23.1% है। तो कुछ इस तरह से जो डेटा दिया हुआ है, उसी को आपको एनालाइज करके लिखना था। बाकी आप देख सकते हैं इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सबसे कम किस में है, किस में सबसे ज्यादा है, ये सारी चीजें आपको डेटा पढ़ के लिखना होगा। चलिए, इंग्लिश मीडियम में इसी को आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कंपेयर करने के लिए, कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डाटा ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना विद वैलिड जो है आर्गुमेंट। तो ये आप पढ़ सकते हैं।
ये जीडीपी के बारे में बताया हुआ है एंड नीचे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आपका डेटा आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। पूरा डेटा आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, एंड नीचे से आंसर है। आंसर आपका जो है यहाँ से है, आपको एक बार नोट कर लेना। यहाँ से आपका पूरा आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन इसके ऊपर वाला है। दोनों ही डेटा आपके क्वेश्चन में दिए होंगे। ठीक है, एंड आपका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ना चाहते तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ। इतने समय में आप पढ़ भी लेंगे। एनालाइज करना था डेटा को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका 33वें का ए है। 33वें के दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो ए और बी। तो ए पूछा गया, गरीबी की चुनौती को पर्यावरणीय गिरावट की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। मान्य कारणों के साथ दिए गए जो कथन है उसका औचित्य पर चर्चा करना है। तो गरीबी की जो चुनौती है पर्यावरणीय गिरावट की तुलना में अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। गरीबी ने पर्यावरण पर अधिक दबाव डाला है, इसलिए कहा जा सकता है कि गरीबी जो है, यानी बोला गया है गरीबी को आप ज्यादा फोकस करें, इनको आप कम करें गरीबी को पर्यावरण गिरावट की तुलना में। तो यहाँ पे अगर हम देखें गरीबी ने जो है पर्यावरण पर अधिक प्रभाव डाला है, इसलिए कहा जा सकता है कि गरीबी उन्मूलन को जो है पर्यावरण क्षरण से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में भारतीय आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल गरीब है। ये लोग जलाओ लकड़ी पर जो है निर्भर है, और ये प्राकृतिक पूंजी के लिए एक बड़े पैमाने पर जो है कटाव का कारण बनता है। यानी पेड़ों का कटाव आप देखेंगे तो ये एक बड़ा कारण बनता है इससे। तो ये आप बता सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर। एंड आइए चलते हम इसके बी वाले की तरफ। एंड दो क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर, तो बी वाले में आएंगे। ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एंड इसके अंदर बोला गया सतत विकास एक दैनिक जीवन गतिविधि के रूप में लिया जाने वाला एक प्रक्रिया है। मान्य कारणों के साथ दिए गए कथन का औचित्य स्थापित करें। तो सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे दैनिक जीवन गतिविधि के रूप में लिया जाना है। यह एक सच्चा यानी एक सही जो दिया हुआ कथन है वो सही है। सतत विकास एक दिन में कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता, इसके लिए जो है लगातार प्रयास करने की जरूरत है। प्रत्येक और हर दैनिक जीवन गतिविधियों गतिविधि एक सतत विकास को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अगर हम किसी अभियान या केवल विशिष्ट दिवस पर ही पालन करने के लिए इंतजार करेंगे तो ये उद्देश्य जो है हासिल करने के लिए जो है पर्याप्त नहीं होगा। जल संरक्षण, अपशिष्ट पृथक्करण, रसोई कचरे द्वारा जो है जैव खाद, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और एकल उपयोग प्लास्टिक से बचने के कुछ तरीके सतत विकास के लिए अपनाए जाने चाहिए। तो कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं सतत विकास के बारे में। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसका 31 आपने जो क्वेश्चन डिस्कस देखा 33वें का बी था ये आपका। चलिए 33वां क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका ए है सबसे पहले। द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन एनवायरमेंटल जो है डिग्रेडेशन। डिस्कस द जस्टिफिकेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट विद द वैलिड रीजन। तो ये आप बता सकते हैं। एक तरह से इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से गरीबी ही जो है पर्यावरण के ऊपर जो है एक तरह से दबाव डालती है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसीलिए बोला गया द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी शुड बी गिवन जो है मोर इंपॉर्टेंस हमें देना चाहिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से। एंड बी वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। एंड बी वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ इस तरह से है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस टेकन एज अ डेली लाइफ एक्टिविटी जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। तो ये आपका बताया हुआ इंग्लिश मीडियम में आंसर, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एंड ये आंसर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब इसी के अंदर और दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एंड इस क्वेश्चन के अंदर जो और है यानी यह है, आपको ऊपर वाला या नीचे वाले में से एक करना है। इसका ए दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं श्रमिक बाहरी नौकरियों में पलायन करने के लिए अनिच्छुक क्यों है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला जो है श्रमिक बाहरी यानी नौकरी के लिए बाहर जाने में जो महिलाएं हैं वो अनिच्छुक क्यों रहती है, यानी नहीं जाना चाहती, वो क्या रीजन रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कामगार जो है बाहर रोजगार के लिए पलायन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वे अनपढ़, अशिक्षित और अकुशल, अप्रशिक्षित होते हैं। एक तो ये रीजन दे सकते हैं आप, क्योंकि ज्यादातर, ऐसा नहीं कि सभी के सभी, लेकिन ज्यादातर क्या है अनपढ़ अशिक्षित होते हैं, इसलिए वो उनको पता है कि बाहर भी जाएंगे वो तो उन्हें क्या है कोई सम्मानजनक जो रोजगार है, कोई ऐसा काम नहीं मिलेगा जो सम्मानजनक हो। ग्रामीण महिलाओं को जो है काम के साथ साथ घर के भी सभी जो है काम करने होते। परिवहन सुविधा व सुरक्षा का भी इनमें जो है अभाव देखने को मिलता है। इसी कारण कह सकते हैं आप कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, रहने वाली जो महिलाएं हैं, वो बाहर काम करने के लिए अनिच्छुक रहती है, यानी नहीं जाना चाहती, इच्छा नहीं करता उनका। ठीक है, अनिच्छुक रहती है का मतलब है कि वो नहीं जाना चाहती।
एंड बी में जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन कुछ इस तरह से, निम्नलिखित तालिका के आधार पर देश के व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन का विश्लेषण करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया सेक्टर दिया हुआ है एंड कार्यबल का परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इसमें देखेंगे 1950 से लेके 51 एंड 2017 से 18 तक का डेटा आपका लिया गया है। प्राथमिक में देखिए, यानी प्राथमिक मैंने आपको बताया था कृषि और पशुपालन में जो लोग काम करते हैं तो प्राथमिक के अंदर आता है। ऐसी द्वितीय के अंदर काम करने वाले में आता है आपका जो फैक्ट्रिया हो गया या जो लेबर जाके काम करते हैं, द्वितीय के अंदर आ जाएगा। तृतीय के अंदर आपके पढ़े लिखे जैसे वकील हो गया, ठीक है, आपका जो है टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब तृतीय के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो बोलना है कि आपको इस डेटा को पढ़ना है एंड इसको पढ़ के एनालाइज करना है। आंसर ये आपका पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, आंसर आपका नीचे दिया हुआ है। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। डेटा को पढ़ के ही आपको लिखना है आंसर को। तो यहाँ पे अगर हम आंसर्स की बात करें तो इस तरह से बताया हुआ है। दिए गए आंकड़ों में व्यावसायिक संरचना 1950 से 51 से 2017-18 तक जो है 72.72% जो है कार्यबल प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ था, जो कि 43.8% जो है वो गिर गया है। इसका अर्थ है कि लगभग 29% जो है कार्यबल इस क्षेत्र से जो है स्थानांतरित हो गया, यानी निकल गया। द्वितीयक क्षेत्र में देखें हम तो 10.02% जो है से बढ़कर 24.7% हो गया है। इस क्षेत्र में 14.7% कार्यबल में वृद्धि हुई है, यानी यहाँ से अगर 29% जो है निकले हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें 14.7% तो वो यहीं पे आ गए। तृतीय क्षेत्र में कार्यबल देखें तो 17.26% से बढ़कर जो है 31.5% हो गया है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में काफी गिरावट आई है और कार्यबल में स्थानांतरण द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की ओर आए हैं। तो ये आप एक्सप्लेन कुछ इस तरह से एनालाइज करेंगे जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं डेटा के साथ। तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए एंड हम इनको इंग्लिश मीडियम में देख ले इन क्वेश्चंस को। तो ये इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएगा। व्हाई आर वुमेन वर्कर्स इन रूरल एरियाज रिलुएंस टू माइग्रेट टू आउटसाइड जॉब। तो ये आप पढ़ सकते हैं किस वजह से वुमेन जो है वो नहीं जाना चाहती बाहर काम करने, ठीक है। तो ये एक रीजन हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे रीजन आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। एंड बी जो दिया हुआ था एनालाइज करना है आपको डेटा जो दिया हुआ है, जैसे ये जो है एनालाइज द चेंज इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये आपका सेक्टर दिया हुआ है एंड यहाँ पे कितने परसेंट वर्कफोर्स है 1950 से 1950-51 में एंड 2017-18 में आपको बताना है। जैसे प्राइमरी में देखेंगे 1950 से 51 में जो जो हमारा समय था 1950 से 51 का, इस समय जो है 72 पॉइंट जो है 72% जो लोग थे वो प्राथमिक कार्य में कार्यकलाप में शामिल थे। लेकिन वहीं 2017 से 18 में ये डेटा जो है 43.8 निकल कर आ गया, यानी इसमें से जो है करीब यहाँ पे 29% जो है लोग निकल जाते हैं प्राइमरी से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका टेरिटरी भी दिया हुआ है, तृतीयक जो क्षेत्रक है उसके बारे में भी तो आप पढ़ सकते हैं। डेटा से ही आपको आंसर लिखना है। तो ये आपका डेटा दिया हुआ है, इसका आंसर आपका कुछ इस तरह से आपका होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एनालाइज करना था आपका, तो 1, 2 और 3 पॉइंट है इसके, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। एंड इसके अंदर बोला गया है इस क्वेश्चन में, मान्य कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित कथन सही या गलत। जैसे एक दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल का उच्च प्रतिशत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में उच्च योगदान का सुझाव देता है। तो दिया गया जो वक्तव्य यानी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कार्यबल का अधिक प्रतिशत उच्च उत्पादकता का सुझाव नहीं देता। इसका मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी और श्रमिकों की कम उत्पादकता है। तो ये आप लिख सकते हैं इसके बारे में। चलिए ये पहला तो हो गया कि ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो गलत है। दूसरा अगर हम देखें, दूसरा दिया हुआ है आपका, कार्यबल कुछ जनसंख्या और नहीं के बीच का अंतर है, काम नहीं कर रहे व्यक्तियों की। तो अगर हम देखें दिया गया वक्तव्य जो है ये भी गलत है। कार्यबल जो है श्रम बल और उन व्यक्तियों के बीच अंतर है जो श्रम का हिस्सा है लेकिन नियोजित नहीं है, ये हो जाएगा। एंड तीसरा जो है, भंडारण के अभाव से किसानों को राजस्व की हानि होती है। भंडारण के अभाव से किसानों को राजस्व की हानि होती है, तो दिया गया वक्तव्य जो है ये सही है। भंडारण गृह व भंडारण सुविधाओं के न होने से किसानों की आय व लाभ में जो है कमी आती है, क्योंकि भंडारण की सुविधा में कमी से कृषि उत्पाद को नुकसान होता है। तो ये इसका कुछ इस तरह से आंसर होगा। एंड इन्हीं 3 जो ए बी सी दिया हुआ है इसको आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है, जैसे एक्सप्लेन विद वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये आपका दिया हुआ है, जैसे ए
हायर परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन रूरल एरिया सजेस्ट हायर कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल जो है इकोनॉमी इन जीडीपी। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा एंड एक्सप्लेन किया हुआ है इसी के नीचे, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले। तो आपका जो बी दिया हुआ है कुछ इस तरह से इसके अंदर है क्वेश्चन। बी आपका ये बोला गया है इसके अंदर कि वर्क फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड नो ऑफ पर्संस नॉट वर्किंग। तो ये आपका आंसर होगा। एंड यहाँ पे जो तीसरा है फार्मर्स सफर्स लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट गलत है बट तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड ये आप पढ़ सकते हैं, आगे इसके बारे में बताया गया आंसर। एंड ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 3 का पार्ट 2। एंड आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाया गया हमारे द्वारा। चैनल पे जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर जैसे हमने पेपर 1 किया है तो पेपर 1 का जो है आपका पार्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पेपर 2 किया हमने, ठीक है। इसका आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिल जाएगा। जैसे पेपर 2 किया तो उसका भी पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। पेपर हमने 3 किया है तो उसका पार्ट 1 तो हमने कर ही लिया था, पार्ट 2 भी आज हमने डिस्कस कर लिया। तो इन प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी आपके लिए वन शॉट भी बनाए गए हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप वन शॉट को भी जाकर देख लेंगे। बुक वाइज वन शॉट बताया हुआ है, बुक 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बुक 2 से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों में। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पर क्लिक करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी किसी भी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का हमारा 20 सैंपल पेपर जो हमने खुद बनाया है, हमारी करीब जो है 4-5 साल की मेहनत, हमारा एक्सपीरियंस उसके अंदर है। अगर कोई भी बच्चा 20 सैंपल पेपर परचेज करना चाहता है तो दिया हुआ आपका जो व्हाट्सअप नंबर है आपके स्क्रीन पर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड पॉलिटी के और हिस्ट्री के दो सब्जेक्ट के क्योंकि हमने बना अब ऑलरेडी हमने और कई सारे सब्जेक्ट भी बनाए थे जिनका आपका एग्जाम हो गया है। एंड बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अगर आप पॉलिटिकल या हिस्ट्री का लेना चाहते हैं तो दिए हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज। ये आपको जस्ट 99 में एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। वैसे तो ये 199 का है एक सब्जेक्ट का, आपको जस्ट 99 में मिल जाएगा। और इतने सस्ते में आपको कोई भी नहीं दे सकता, रियल बात है ये। क्योंकि आपको सिर्फ 10 पेपर भी देते हैं ना तो करीब आपको 200 से 250 चार्ज लगते हैं। हम आपको 20 पेपर दे रहे हैं और विद आंसर, और आंसर भी आपको इजी वर्ड के अंदर। तो आप उन्हें जाके जरूर परचेज करिए। एंड 199 का है, आपको 50% डिस्काउंट के थ्रू जो है कूपन कोड VSP07 यूज करेंगे तो आपको 99 में मिल जाएगा। बाकी आप दोनों एक साथ भी लेते तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर बात कर सकते हैं। दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।